जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर जी में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी, उसमें हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाएं और पहले पार्ट 1 देख लें। पार्ट 1 में हमने कवर किया है जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, वो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये तीनों एक्ट हमने इसमें कवर किए हैं, तो आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें, ठीक है। और दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज है, ये कंटिन्यू रहेगी आखिर तक, जब तक आपके पूरे आर्टिकल्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कवर नहीं हो जाते जब तक। तो आप इसको क्लोजली फॉलो करें। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है ना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाएं आप। जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उनको आप नोट करें। आज की वीडियो में हम पूरे चार्टर एक्ट देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से। तो दोस्तों, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है क्या कहता है ये? तो ये एक्ट आता है, चार्टर एक्ट आपको पता ही है कि चार्टर एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट से उसका जन्म हुआ कि हर 20 साल में कंपनी का जो लाइसेंस है वो रिन्यू होगा, और उसका रिन्यूअल चार्टर एक्ट के जरिए से होगा। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है। इसमें क्या होता है कि जो ये एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ओवर ट्रेड ऑफ विद इंडिया खत्म कर देता है। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली होती है इंडिया पे, कि इंडिया में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी और कोई नहीं करेगा, वो खत्म हो जाती है और बाकी जो ब्रिटिश सब्जेक्ट है उनके लिए खोल दी जाती है इंडिया की ट्रेड। कहने का मतलब ये है कि जो मोनोपोली होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर एक्सपोर्टिंग टोबैको, कॉटन, टी एंड एक्सेट्रा वाज एंडेड, एंड सेम राइट टू एक्सपोर्ट दिस क्रॉप्स वर गिवन टू द फ्रेंच एंड पोर्चुगीज। इसका मेन रीजन जो ये रहता है कि जो ब्रिटेन की और जो कंपनीज होती हैं वो भी इंटरेस्टेड होती हैं इंडिया के अंदर ट्रेड करने में। इस वजह से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर देता है और जो और कंपनी होती है उनको मौका मिल जाता है इंडिया में ट्रेड करने का, ठीक है ना। जिसका परिणाम ये होता है कि जो इंडियन फार्मर्स होते हैं उनको अच्छी रेम्यूनरेशन मिल जाती है, उनको अच्छे दाम मिल जाते हैं अपनी फसल के लिए। और दूसरे हाथ पे जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको एक सेटबैक मिलता है, मतलब उसकी जो डोमिनेशन है वो कम हो जाती है थोड़ी। और 1883 से ही, वो 1813 से ही जो मिशनरीज होती हैं वो ओपन हो जाती हैं फॉर टू कन्वर्ट रिलीजन, जिसको हम कॉन्वेंट्स बोलते हैं। तो ये होता है हमारा चार्टर एक्ट 1813। इसके बाद आता है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट होती है उसको एनलार्ज कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट में। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को सबसे पहले गवर्नर जनरल बनाया जाता है इंडिया का। उनको प्रोवाइड किया जाता है गवर्नर जनरल इन काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव हाउस प्रोवाइड किया जाता है उन्हें, जिसका नाम होता है इंडियन काउंसिल, जिसको आज हम लोकसभा बोलते हैं, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव पावर होते हैं बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के, वो हटा दिए जाते हैं, ठीक है ना, फिर से हटा दिए जाते हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है एक तरीके से, ठीक है ना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आप एक तरीके से कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उनकी काउंसिल जो होती है वो उनके मिनिस्टर्स, ठीक है। ये जो एक्ट है वो कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज को खत्म कर देता है और उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है किसमें, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में। तो ये होता है हमारा चार्टर एक्ट 1833 का। इसके बाद आता है हमारा आखिरी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। जो 1853 का चार्टर एक्ट होता है वो लास्ट चार्टर एक्ट होता है, हम सब जानते ही कि दिस इज द लास्ट चार्टर एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट है वो दोबारा से आ जाती है। कैसे आ जाती है? क्योंकि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल के, वो उनको बांट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है उस पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने में इनको परेशानी आती है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का काफी बड़ा है, तो पूरा जो है ये कवर नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए फिर से सेपरेशन ऑफ पावर आ जाता है। कैसे आता है? जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो 6 मेंबर से बनी हुई होती है, जिसके अंदर से जो 4 मेंबर होते हैं उनको प्रोविंशियल
गवर्नमेंट जो होती है मद्रास, बॉम्बे, आगरा और बंगाल की, उनमें अपॉइंट किया जाता है। ठीक है ना, मतलब जो पोस्ट होती है गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ आगरा और गवर्नर ऑफ बंगाल, ये फिर से आ जाती है किसके थ्रू? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू। मतलब एक तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर की शुरुआत हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, जो इंडियन सिविल सर्विस होती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, हमारे भले वाली चीज जो होती है ना, कि जो इंडियन सिविल सर्विस है वो इंडिया के अंदर ओपन कर ली जाती है, और एक ओपन कंपटीशन के जरिए से, एक ओपन कंपटीशन एग्जाम के जरिए से, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट शुरू होती है, रिक्रूटमेंट, समझ रहे हैं आप? जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट शुरू हो जाती है सिविल ओपन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि आपको अगर एग्जाम में जैसे पूछ लिया जाए एक ओटी टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, कि सबसे पहली बार हमारे यहाँ इंडियन सिविल सर्विस की शुरुआत कब से हुई, तो चार्टर एक्ट 1853 के जरिए से हुई। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने पूरे चार्टर एक्ट कवर कर लिए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैं वो पूरे कवर करेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट हैं वो पूरे कवर करेंगे। तो आप हमारी ये जो सीरीज है इसको एकदम क्लोजली फॉलो करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं फिर से बोलता हूँ आपको कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू।